हाँ जी। A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector. It is found by dividing the given vector by its modulus. ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपसे किसी भी तरीके का कोई वेक्टर पूछा जाए तो आप उसकी डेफिनेशन में जरा भी चेंज नहीं करेंगे अपनी तरफ से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है और मुझे ये बोला जाए कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझसे बोला जाए कि नॉर्थ की डायरेक्शन में स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या हो गई 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या हो गया नॉर्थ। तो डायरेक्शन भी है मेरे पास और प्लस मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड है 1। तो ऐसे केस में इस तरीके की स्पीड को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट वेलोसिटी। ठीक, तो ऐसे ही अगर फोर्स हो मेरे पास 1 न्यूटन की फोर्स साउथ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में, तो मेरे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 न्यूटन, तो ये हमारी कहलाएगी यूनिट फोर्स। ठीक, तो इसी तरीके से वेक्टर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन गिवन हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, जो भी वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को अगर उसी के वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर को मैं कहता हूँ ए के ऊपर हमने एरो लगा दिया, तो ये तो हो गया ए वेक्टर। और अगर ए वेक्टर का मैंने मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है ए के ऊपर आप ऐसे बना देंगे, इसको बोलते हैं कैप। कैप जैसे टोपी पहन ली हो ऊपर, ठीक है, तो ए के ऊपर आप छोटा सा उल्टा वी बना देंगे, ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए कैप, और इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गया, सभी को यस समझ सर। में आ गई ये चीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो टॉपिक है पेज नंबर 3 पर ही है, अगला टॉपिक है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, अरविंद ढींगरा और प्रबल है ऑनलाइन, अरविंद ढींगरा और प्रबल ऑनलाइन है नहीं, ये आज भी लेट हो गए, चलिए कोई नहीं, ठीक है जी। हम फिक्स्ड वेक्टर की बात करते हैं, तो द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड वेक्टर और अनलोकलाइज्ड वेक्टर। कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल पॉइंट कहाँ है कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो जिस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ फिक्स्ड वेक्टर बिकॉज़ इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन। अगर मैं किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करता हूँ तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देते हैं, और ओरिजिन से ज्वाइन करके जो हमारा वेक्टर बनता है उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वेक्टर। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन ही होता है। तो इस तरीके के वेक्टर को जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है और फिक्स्ड होता है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर है, फिर पेज नंबर 4 पर आ जाइए, पेज नंबर 3 पर बिल्कुल नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर और अ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ही फिक्स नहीं है, तो उस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, उस वेक्टर को मैं बोलूंगा कि ये हमारा फ्री वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर है
वो हमारा फ्री वेक्टर का एग्जांपल होता है। रीजन क्या है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वेलोसिटी कहाँ पर खत्म होती है। तो हमने ये कहा कि वेलोसिटी जो है, अगर मान लीजिए जीरो से स्टार्ट हो रही है, तब तो मैं कह सकता हूँ कि चलिए वो फिक्स वेक्टर है। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब इनिशियली, अगर हमारी इनिशियली भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट चूंकि फिक्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक फ्री वेक्टर हो। बताइए, फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? सर फ्री वेक्टर नहीं आया। फ्री वेक्टर दोबारा से समझिए। फ्री वेक्टर ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि ये टेनिस बॉल गन है, ये टेनिस बॉल गन है। टेनिस बॉल जो होती है, आपको पता होगा कि टेनिस बॉल की गन होती है, जो लोग टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं क्लब्स में, तो वहां पर क्या होता है कि टेनिस बॉल की एक गन लगी रहती है। उस गन के पीछे एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर बॉल्स भरी रहती है टेनिस की, और वो लगातार बॉल यहाँ से फेंकता रहता है, और सामने जो प्लेयर खड़ा रहता है वो टेनिस के रैकेट से उसको हिट करता रहता है। देखा होगा आप लोगों ने ये, यस सर। ठीक है। अब जो टेनिस बॉल गन होती है उसमें क्या है, ये डिपेंड करता है, आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो बॉल्स की जो वेलोसिटी है, वो फिक्स नहीं है कि इनिशियली आप उसको कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। आप कम ज्यादा वेलोसिटी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स नहीं है, इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। भाई आपने बहुत तेजी से फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, आपने बहुत धीरे फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है, आपने एवरेज स्पीड से बॉल को फेंका तो इसका मतलब जो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एवरेज है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, दैट मींस कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है वेलोसिटी का। एंड दैट्स व्हाई जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, आप स्कूल गए और आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो आपके मान लीजिए 15 दोस्त हैं, आप लोग टोटल कुल मिलाकर आप 15 दोस्त हैं। तो 15 दोस्त जब सुबह सुबह अपने घरों से निकले स्कूल के लिए, तो उस टाइम अगर आपके डिस्प्लेसमेंट, आप सब बच्चों के डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, तो उस टाइम आप लोगों की पोजीशन अलग अलग है सबकी। तो आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, सब अलग अलग, कोई राजनगर से आ रहा है, कोई शास्त्री नगर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, है ना। तो आप लोगों के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है। तो जब आप स्कूल जाते हैं ना सुबह, तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिक्स वेक्टर होगा या फ्री वेक्टर होगा? अरे बताओ। फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर होगा, क्योंकि आप सभी लोगों के इनिशियल पॉइंट्स अलग अलग है। लेकिन जब आप स्कूल से निकले, तो तब जब आप निकल रहे हो, तो उस टाइम जो आपका वेक्टर होगा, आप सब एक ही स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो फिक्स वेक्टर होगा। आपकी फाइनल पोजीशन अलग अलग हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन इनिशियल पॉइंट तो सबकी फिक्स है ना। सब डीपीएस से निकल रहे हैं, या जो भी आप लोगों का स्कूल है, आप वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप सब बच्चों की इनिशियल पोजीशन फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये एक फिक्स वेक्टर हो। समझ में आ गया फिक्स में और फ्री में अंतर? सर हाँ जी। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करे तो एक ही वेक्टर फिक्स भी हो सकता है, फ्री भी हो और फ्री सकता भी है। हो सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 4 पर देखिएगा, अगला जो वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर है। द वेक्टर्स which either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors। जो वेक्टर सेम लाइन पर है, मतलब एक वेक्टर, ये ए वेक्टर भी यहाँ पर है और बी वेक्टर भी यहीं पर है, सेम लाइन पर है, इनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। या अगर कोई पैरेलल वेक्टर है, बी वेक्टर और ए वेक्टर, अगर दोनों पैरेलल भी है सेम डायरेक्शन में, तो ये हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कोप्लानर वेक्टर्स की। पेज नंबर 4 पर ही नेक्स्ट डेफिनेशन है कोप्लानर वेक्टर्स।
The vectors which act in the same plane are called coplanar vectors. तो plane का मतलब क्या है? एरिया। अगर मान लीजिए एक ये प्लेन में रखा है और एक वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है सी वेक्टर। तो मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन सारे के सारे एक प्लेन के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, these three vectors are known as coplanar vectors। कोप्लानर मतलब इन सबका प्लेन सेम है, तो कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जिन सबका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। सभी को क्लियर है? कोप्लानर, को इनिशियल और कोलिनियर, सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ को टर्मिनस वेक्टर्स की। तो को टर्मिनस वेक्टर आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर, को इनिशियल के नीचे वाली जो डेफिनेशन है, को टर्मिनस वेक्टर्स, द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, तीनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अब मैंने कहा कि कोई 3 या 4 वेक्टर्स हैं, वो सारे एक ही पॉइंट पर आकर खत्म हो रहे हैं। ये यहाँ आ गया, ये है ए वेक्टर, एक यहाँ आ गया, ये है बी वेक्टर, एक ऐसे आया बी वेक्टर, एक ऐसे आया डी वेक्टर। तो आप देख रहे हो चारों वेक्टर एक ही पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जीरो वेक्टर। एक वेक्टर जिसकी कुछ भी डायरेक्शन हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो जीरो वेक्टर भी, जीरो जो नंबर होता है ना, ये बिल्कुल उसी की तरह है। जीरो वेक्टर में क्या है? when a vector is added to zero vector we get the same vector। फॉर एग्जांपल जो हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सभी बच्चे देख पा रहे हो ना नोट्स में अभी? तो पता नहीं आप लोग ना बोलते नहीं हो, कितना आपसे 2-2 3-3 बार पूछना पड़ता है तब तो रिस्पॉन्स आता है हमारा। प्रबल नोट्स बना लिए थे? यस सर। ठीक है, अब पेज नंबर 4 पर हूँ अभी। पेज नंबर 4 पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर की। प्रॉपर्टीज, सर पेज नंबर 4। हाँ जी, पेज नंबर 4 पर बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर। मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों का ओके काम, सर। हाँ जी, आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ समझने का है। आप सिर्फ समझिए, नोट्स आप लोगों के पास हैं, सिर्फ समझिए, जो चीज ना समझ में आए उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर में क्या है? व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी एक वेक्टर को, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको मान लो मैंने जीरो वेक्टर में ऐड करा, तो मुझे सेम वेक्टर मिल जाता है ए वेक्टर। ये वही चीज है कि जैसे मैं किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में जीरो ऐड करूं तो मुझे सेम नंबर मिल जाता है। तो ये जीरो वेक्टर भी उसी तरह से होता है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 5 पर, जीरो वेक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर, व्हेन अ रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो वेक्टर वी गेट अ जीरो वेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रियल नंबर है लैम्बडा, लैम्बडा, जिसको मैं जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जीरो वेक्टर ही मिलेगा आउटपुट में। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वी गेट जीरो वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, उसमें मैं जीरो मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर क्या था? जीरो वेक्टर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करा। अब किसी भी वेक्टर में, कैसा भी वेक्टर हो, उसमें आप जीरो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वेक्टर नहीं, जीरो नंबर, तो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की चौथी प्रॉपर्टी देखिए, इफ लैम्बडा एंड म्यू, if lambda and mu are two different non-zero real numbers, then the relation lambda a vector
is equal to mu b vector can hold only if both a vector and b vector are zero vectors. हम ये बोलते हैं कि अगर लैम्बडा एक अलग नंबर है, ए वेक्टर एक वेक्टर है, म्यू एक अलग नंबर है और बी वेक्टर एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि लैम्बडा और म्यू ये दोनों तो नंबर है, अलग अलग नंबर है, ये इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर तो इक्वल हो सकते हैं। अगर वेक्टर इक्वल हो भी जाए तो भी लैम्बडा एक अलग नंबर है, वो इसको अलग वेक्टर बना देगा, म्यू एक अलग नंबर है, वो इसको अलग वेक्टर बना देगा, तो बी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये तभी हो सकता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों जीरो वेक्टर के बराबर हो। इट इज ओनली पॉसिबल when a vector is equal to b vector is equal to zero vector। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर है फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के कुछ फिजिकल एग्जांपल्स पेज नंबर 5 पर ही है। आप देखिएगा, पहला एग्जांपल है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। अगर कोई भी एक पार्टिकल है वो ओरिजिन पर ही पड़ा हुआ है, वो वहां से मूव ही नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे ये किसका एग्जांपल है? जीरो वेक्टर। वो वहां से मूवमेंट हुआ ही नहीं उसका, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो वेक्टर। सेकंड एग्जांपल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना ही शुरू नहीं करा, स्टेशनरी है, रुका पड़ा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी रुकी पड़ी है, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, कुछ जीरो है। So this is also an example of zero vector. Third, the acceleration vector of an object moving with uniform velocity. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। तो दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएगा। बताइए, ये तीनों एग्जांपल सभी बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। बताइए, हर्ष, ऐश्वर्या, Yes, sir. हाँ जी, Yes, अनुराग, sir. अनुष्ठा, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। प्रियांशु, Yes, sir. यस सर। ठीक है। विनायक, समझ में आ रहा है? विनायक, समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? नहीं? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आवाज बड़ी गूंजती हुई आ रही है तुम्हारी। चलिए, अब देखते हैं पेज नंबर 5 पर ही है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर किसी वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसी रियल नंबर से तो होता क्या है? हम ये कहते हैं व्हेन अ वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर लैम्डा, ठीक है, वी गेट अनदर वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है इस तरह से कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर ऐसे दे रखा है और मुझसे ये बोला जाए कि आप टू ए वेक्टर कैलकुलेट करें, तो टू ए वेक्टर में क्या है, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, बस उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब यहां से लेकर यहां तक लेंथ थी, ये लेंथ डबल हो जाएगी, इतना और इतना ही और। तो ये आपका टू ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर है और ये टू ए वेक्टर, समझ गए? तो अगर कोई भी रियल नंबर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में वो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और वेक्टर की डायरेक्शन रहती है सेम, समझ गए? अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। द फॉलोइंग थ्री लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड टू ऐड। अब आ जाइए पेज नंबर 6 पर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग एनी
हैविंग एनी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल होता है, टू ईच अदर। तो पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बस ये अभी इतना आप पहुंच गए पेज नंबर 6 पर। अब मैं आपको ट्रायंगल लॉ समझाता हूँ, फिर पैरेललोग्राम बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं पानी पी लूं। चलिए जी, अब जरा देखते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, तो मैं ये आपको ना दोनों लॉज एक साथ समझा रहा हूँ, और फिर ये करने के बाद में मैं आपको जो पॉलीगन लॉ है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है, जैसे सीक्वेंशियली है, तो सीक्वेंशियली तो पहले आपको ट्रायंगल लॉ दे रखा है, आप पहले, मेरे हिसाब से आप पहले पैरेललोग्राम लॉ समझो, और ट्रायंगल लॉ में उसी के अंदर समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक, और अगर मुझे उनको ऐड करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है, और ऐड करके मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है, मुझे डायग्राम के तौर पर दिखाना है कि दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड कैसे करा, तो किस तरह से दिखाएंगे, देखिए। पैरेललोग्राम रूल क्या होता है वेक्टर्स को ऐड करने का? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स लाइक दिस, एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करूंगा कि दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को आप पैरेलली कितना भी खींचते चले जाओ, बस ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ जाती हुई ये जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप इसको ऐसे या ऐसे मत कर देना, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखते हुए ऐसे, आप इसको ऐसे 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 पैरेलली कितना भी ले जाओ, आप नीचे कितना भी ले जाओ, आप राइट कितना भी ले जाओ, लेफ्ट कितना भी ले जाओ, आप बस ऐसे ऐसे मत करना। इसकी पोजीशन जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज मत करना, पोजीशन कितनी भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जो ए वेक्टर है, इसको आप आगे ले जाओ, इसको आप पीछे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, लेकिन इसको आप वेक्टर को ऐसे टिल्ट मत करना, इसकी डायरेक्शन चेंज मत करना। डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज। तो अब मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को यही रहने दो, इस बी वेक्टर को उठाकर ऐसे लेकर आता हूँ कि ए का इनिशियल पॉइंट और बी का इनिशियल पॉइंट दोनों ज्वाइन हो जाए। हमने ऐसे कहा कि ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर को मैं लेकर आया और मैंने दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया। बताइए जी, समझ में आ गया? दोनों का इनिशियल पॉइंट मैंने सेम, दोनों को ज्वाइन कर दिया, इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया दोनों को, दोनों की डायरेक्शन बिना चेंज करे हुए। अब जो बी वेक्टर का ये हेड है और ए वेक्टर का ये हेड है, बी वेक्टर के हेड से आप क्या करिए, आप ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे ऐसे ड्रॉ करिए लाइन। सिमिलरली जो ए वेक्टर का हेड है, इससे आप बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसको जो इनका कॉमन मीटिंग पॉइंट था, कॉमन इनिशियल पॉइंट था, इससे ज्वाइन कर दीजिए,
यहां से लेकर जो यहां तक लेंथ आई, ये लेंथ है जो नया वेक्टर आया आपके पास, वेक्टर आ गया आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां से लेकर यहां तक वाली जो लेंथ है वो तो हो गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो डायरेक्शन है ये दोनों की नई डायरेक्शन है। बताइए समझ में आ गया पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया सभी को? यस Yes, सर। sir. अब बात करते हैं इसमें हम ट्राइंगल लॉ की। ये तो पैरेललोग्राम रूल था, अब ट्राइंगल रूल देखेंगे। मैं फिर से यही दो वेक्टर ले लेता हूं। मैंने क्या करा, ए वेक्टर तो ये है और बी वेक्टर ये है। ए वेक्टर और बी वेक्टर। हम क्या करेंगे, बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इधर इधर कहीं भी चले जाओ। पहले मैंने क्या करा था, बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया था। अब क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल रूल है ना, इसको हम ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, इसको हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं, हेड टू टेल रूल ये भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोबारा से सुनिए, पहले मैंने क्या करा था, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल ये दोनों के टेल्स को ज्वाइन करा था। अब क्या करेंगे कि ए वेक्टर का हेड लेंगे और बी वेक्टर का टेल लेंगे। कैसे, इस बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज किए बिना इसको यहां ज्वाइन कर दो। इसकी डायरेक्शन मतलब ऐसे 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 मत कर देना इसको, बस आप ऐसे करो थोड़ा सा आगे और ऐसे नीचे लाकर चिपका दो, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ठीक, तो आपने अब क्या करा कि बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल, इसीलिए तो कहते हैं इसको हेड टू टेल। मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर के हेड को और बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दिया। तो अब उल्टा भी करूंगा। उल्टा क्या, कि अब ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड इसको भी ज्वाइन कर, ज्वाइन करके जो ये नई लाइन बनी है इसको मैं बोलूंगा आर वेक्टर। यानी कि ये इन दोनों का एडिशन वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये नई डायरेक्शन और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि सर कौन सा लॉ कब यूज करेंगे। आपकी मर्जी है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए। दोनों में तो आर इज टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी दोनों वेक्टर। में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, और दोनों के दोनों रूल्स जो है वो बिल्कुल सही हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप वो करिए। भाई पैरेललोग्राम में क्या करना है कि आपको ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल दोनों ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइंस जहां पर मिल जाएंगी उसको इनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का एडिशन आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन। यहाँ ट्राइंगल लॉ में बिल्कुल उल्टा। ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे भाई, इसका हेड और इसका टेल इनको ज्वाइन कर दिया, तो अब इसका हेड और इसका टेल इनको भी ज्वाइन कर दो, तो एक ट्राइंगल बन गया। और ये जो नई लाइन बनी है दिस इज नोन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको जिसमें आराम हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लीजिए। बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। ये जो लॉज हैं ये हमारे सिर्फ दो दो वेक्टर्स में काम आते हैं। दो वेक्टर्स का अगर एडिशन, अगर बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन हो काम तब भी यही आते हैं, लेकिन वो बहुत बार दो दो तीन तीन बार लगाने पड़ते हैं। फिर यही रूल, या तो ट्रायंगल रूल लगाओ दो दो तीन तीन बार, या पैरेललोग्राम लगाओ दो दो तीन तीन बार। जितनी बार भी आपको मतलब जितने भी ज्यादा वेक्टर्स दे रखे होंगे उतनी बार ही ये रूल रिपीटेडली लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 पर। 7 पर क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें है, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन,
taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. अब बताता हूँ क्या करना है। देखिए हमको 1 2 3 4 वेक्टर दे रखे हैं रैंडमली फ्री वेक्टर कहीं पर भी है स्पेस में, हमें उन सबको ऐड करना है। तो ऐड करना है अगर तो वो चीज तो अलग होगी चलिए, लेकिन ऐड करके उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। मैं इधर कर रहा हूँ इसको, हमारे पास 4 अलग अलग वेक्टर्स हैं। अगर आप लोगों के पास अभी नोट्स हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे पेज नंबर 7 पर हूं मैं पेज नंबर 7 पर बता रहा हूँ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिएगा अब इसमें हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, ये ऐसे दे रखा है हॉरिजॉन्टली ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है, ये है बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में सी वेक्टर। चौथा वेक्टर इस डायरेक्शन में ये है डी वेक्टर। ठीक है, तो 4 मुझे अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं। तो 4 वेक्टर्स का मतलब क्या है कि भाई ना तो ट्रायंगल लॉ और ना ही पैरेललोग्राम लॉ, कोई भी लॉ नहीं लगेगा। मुझे करना क्या होगा, मैं एक एक करके ट्रायंगल लॉ या एक एक करके पैरेललोग्राम लॉ लगाता जाऊँ। कैसे, सबसे पहले ए और बी को पकड़ लो। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आपने ए को पकड़ा और ए को आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना बेटा उसको ओरिजिन बोल दिया मैंने, ओरिजिन ओ। तो सबसे पहले मैंने ए ड्रॉ कर लिया, ए वेक्टर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, मतलब मैं ट्रायंगल रूल यूज कर रहा हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है ट्रायंगल रूल, मैं ट्रायंगल रूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल दोनों को ज्वाइन कर दिया डायरेक्शन चेंज किए बिना। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड भी ज्वाइन कर देंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही वेक्टर नहीं है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया मेरे पास। मैंने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, और ये जो ए वेक्टर मैंने बनाया था बेटा इसको मैंने बोल दिया ओपी, और ये जो बना है इसको मैंने बोल दिया ओ क्यू। बताइए इतना समझ में आ गया? ए और बी का एडिशन बन गया, ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करना है। तो मेरे पास जो ये नया वेक्टर आया है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो हेड है, इसका जो हेड है, इसके हेड को सी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो। मतलब सी वेक्टर का ऐसा डायरेक्शन है, ये हो गया सी वेक्टर। बताइए समझ में आ गया? अब जो ये नया वेक्टर बना ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको आप सी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दो, इसके हेड को, और फिर इसका टेल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का हेड, इन दोनों को ज्वाइन करो डॉटेड लाइन से। ठीक, अब ये जो डॉटेड लाइन बनी बेटा, ये मेरे पास बन गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बताइए इतना समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है, अब जो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आया, अब क्या करें कि डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ। तो अब आप क्या करो, यहां से
आप डी वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब इससे आप डी वेक्टर ऐसे बना लो, इसके हेड से डी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर लो। इसके हेड से आपने डी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया, ये डी वेक्टर हो गया। हालांकि डी वेक्टर काफी नीचे है, मैं उतना ठीक से बना नहीं पाया यहाँ पर आप लोग समझ गए ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप डायग्राम में तो देख ही रहे हैं ना नोट्स में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के हेड से डी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर लिया। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का जो टेल है यानी कि ओरिजिन से इसे भी ज्वाइन कर लो। और अब जब ज्वाइन करोगे तो बेटा बोल्ड लाइन बनाना, अब बनाना बोल्ड लाइन। क्यों? क्योंकि अब मेरे चारों वेक्टर कंप्लीट हो गए और ये जो लाइन बनी ये कहलाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस पॉइंट को बोला था P, इसको क्यों बोला था? इस पॉइंट को R बोल दो और इस पॉइंट को बोल दीजिए S। बता दीजिए पॉलीगन बन गया ना, ये पूरा का पूरा फिगर क्लोज फिगर बन गई आप लोगों के पास। तो जैसे यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल। यहाँ ट्रायंगल बन रहा था, दिस इज नोन एज ट्रायंगल रूल। यहाँ पॉलीगन बन रहा है तो दिस इज नोन एज पॉलीगन रूल। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब मैं इसमें ये कहूंगा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है मैं ये मिटा रहा हूँ और इस तरफ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो वैसे अगर हमारे पास 5 वो होंगे वेक्टर्स तो उसमें हेक्सागन बना देंगे। 5 वेक्टर होंगे तो हेक्सागन बनेगा, 6 वेक्टर होंगे तो हेप्टागन बनेगा। देख लो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। तो 4 वेक्टर थे तो 4 से एक साइड ज्यादा बन गई। यहाँ पर क्या था, 2 वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर थे तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, 3 साइड बन गई। तो एक साइड बढ़ जाती है बस। तो हियर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अब हमने ये कहा कि नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 8 पर। तो पेज नंबर 8 पर इन्होंने ये अलग से एक्सप्लेन कर रखा है कि वी अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू डिफरेंट ट्रायंगल्स ऑफ द पॉलीगन एज शोन इन फिगर। मतलब जो ये है यहाँ पर एक ट्रायंगल लॉ लगाया तो ये बताया गया कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू वेक्टर ये क्या है, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ये है ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। और देखिए ओपी वेक्टर का ही तो नाम ए वेक्टर है, ओपी वेक्टर की जगह आ गया ए वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर का नाम ही तो बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर हो गया। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ओ क्यू आर। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो नोट्स में ओ क्यू एस दे रखा है, मतलब ये वाला पॉइंट एस दिया है और ये वाला पॉइंट टी दे रखा है। आप आर हटा दीजिए क्योंकि आर इज फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके लिए आर है, तो आर में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ओ पी क्यू एस और ये वाला पॉइंट हो गया टी। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्यू एस वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। क्या बन गया, ओ क्यू वेक्टर तो हमारे पास क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्यू एस वेक्टर क्या था, सी वेक्टर। नाउ फाइनली इन ट्रायंगल ओ एस टी, इन ट्रायंगल ओ एस टी, अब जो फाइनल वेक्टर बना वो क्या बना, ओटी वेक्टर। तो ओटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है,
OS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, OS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, तो OT वेक्टर ही तो हमारा ये है रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको बोल दिया हमने R वेक्टर, और OS वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस ST वेक्टर, ST वेक्टर क्या है, D वेक्टर। तो ये अलग अलग ट्राइंगल्स में हमने ट्राइंगल रूल लगाया है, वो अलग से दिखा दिया है। नोट्स में आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, इसको समझ में आ गया सभी को कि ये तीन अलग अलग ट्राइंगल्स में क्या दिखाया है मैंने, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद एनालिटिकल मेथड यानी कि मैथमेटिकल जो अप्रोच होती है वेक्टर एडिशन को करने की, वो क्या होगी। ये तो डायग्रामेटिक अप्रोच थी, फिर अगर डायग्राम दे रखा हो वेक्टर्स का तो आप किस तरह से ऐड करेंगे। अगर आप मैथमेटिकली ऐड करना चाहें तो ये समझिए कैसे होता है। पेज नंबर 8 पर दे रखा है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एनालिटिकल मेथड में ये है कि अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर तो डायरेक्शन दे दी थी कि ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक थोड़ा ऐसे है, तो ये तो क्या है ना कि अंदाजे से हमने डायरेक्शन बता रखी है कि एक थोड़ा सा इस तरफ को है, एक थोड़ा इस तरफ को है, एक थोड़ा नीचे की तरफ को है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको दे रखा हो तो इसका मतलब एंगल वो तो फिक्स ही होगा, एंगल में गलती के चांसेस नहीं है। तो अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा है तो एनालिटिकल मेथड में कि लेट द टू वेक्टर्स, पेज नंबर 8 पर आप देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, let the two vectors A vector and B vector are inclined to each other at an angle theta. Analytical method इसमें है let two vectors A vector and B vector are inclined to each other at an angle theta। मतलब सोचिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और अगर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, तो हम उसको सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, वो देखिएगा कि एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और एक दे रखा है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो किस तरीके से दे रखा है वो देखिएगा। एक तो ये है ओ पी, इसको बोल दीजिए ओपी का मतलब ये है ए वेक्टर, ओ से लेकर पी तक का ये तो दे रखा है ए वेक्टर। फिर आप करिए पी क्यू, ये पॉइंट है क्यू, पी से लेकर क्यू तक जो डायरेक्शन दे रखी है ये है हमारा बी वेक्टर, और हमें कुछ ऐसे दे रखा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है, वो एंगल बीच में इधर भी हो सकता है, वो एंगल बीच में इधर भी हो सकता है। तो ये हमको गिवन है कि इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो यहाँ पर है। बताइए जी, इतना सबको समझ में आ गया कि ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर यहाँ से निकल रहा है ए के हेड से, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये समझ में आ गया सभी को इतना? यस सर। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि अब अगर मेरे से ये कहा जाए कि भाई आप ये बताइए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आप इन दोनों का एडिशन किस तरह से करोगे, तो ये ऐसा होता है कि ये मैं ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल लॉ में हम एक वेक्टर का, जैसे मान लीजिए बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करता ना बेटा, तो पैरेललोग्राम लॉ में दोनों का इनिशियल पॉइंट में सेम रखता, मतलब ओरिजिन रखता। ये हो जाता मेरा ओपी मतलब ए वेक्टर, और ये हो जाता मेरा ओ क्यू यानी कि बी वेक्टर,
तो उस केस में एंगल थीटा ये वाला होता है, समझ रहे हैं? उस केस में ये वाला एंगल थीटा होता है, लेकिन मैं तो ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए, ए वेक्टर के हेड से वो ज्वाइन होना चाहिए। तो हमने क्या करा कि ये जो बी वेक्टर था ये ओरिजिनली तो यही था, लेकिन मैंने पैरेलली इसको खिसका कर यहाँ ले आया, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इधर शिफ्ट हो गया। बताइए समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब डायग्रामेटिकली तो बेटा ऐसा है कि मैंने O से Q को कर दिया ज्वाइन, ये हमारा R वेक्टर हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। लेकिन इस चीज को दिखाएंगे किस तरीके से, मैथमेटिकली। आप क्या करिए, जो Q पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए नीचे ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉप करा इस पॉइंट को बोल दीजिए n, इस पॉइंट को बोल दीजिए n। अब मेरी बात ना सभी बच्चे ध्यान से समझना इस चीज को, कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंपोनेंट कैसे कैसे अलग होते हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि एक राइट ट्रायंगल बन गया QNP, तो लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल QNP, इन राइट ट्रायंगल QNP, QNP में आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो बस। QNP में साइन थीटा बताइए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, QN, और हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। और मैं QN की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं QN यानी कि मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, तो QN की वैल्यू हो जाएगी PQ साइन थीटा। और ये जो PQ है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, B, तो QN इज इक्वल टू B साइन थीटा। ये बता दीजिए समझ में आ गया? ये सभी को समझ में आ गया? QN की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास अननोन Pn, मैं नहीं जानता Pn कितना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है PQ, तो Pn कितना हो जाएगा, Pn हो जाएगा PQ cos थीटा। तो Pn इज इक्वल टू PQ कितना है, PQ का ही तो मैग्नीट्यूड B है, ये हो गया B cos थीटा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो आपको नोट्स में नहीं दे रखा वो समझना, जो नोट्स में नहीं दे रखा है वो समझना जरा आगे का। ट्रायंगल QNO, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इस बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इस तरफ करता हूं, और नोट मत करना, सिर्फ देखते रहना, नोट्स ये भी पहुंचेंगे आपके पास। आज रात को 11 बजे से पहले आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, तो इसको भी आप नोट मत करो, बस देख लो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अप्लाई, सर 11 बजे तक आएंगे। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं। ओके, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल QNO। ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना QNO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट। अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस कितना है ON का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है Q1 का स्क्वायर। ठीक है, तो OQ की वैल्यू क्या है बेटा R रिजल्टेंट, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं यहाँ पर क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ठीक, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू ON कितना हो जाएगा OP प्लस PN का होल स्क्वायर। ON टोटल लेंथ कितनी है OP प्लस PN, ये हो गया OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PN, OP का लेंथ कितना है A, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ A, प्लस PN की वैल्यू कितनी है PN की वैल्यू B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QN की वैल्यू कितनी है B sin थीटा का होल स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। समझ गए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, B स्क्वायर मेरे पास क्या है B cos थीटा, तो B cos थीटा का होल स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से B स्क्वायर ले लो कॉमन, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग मैथ्स में पढ़ ही रहे हो, पता ही है आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। बताइए सबको समझ में आ गई ये चीज Yes, sir. है ना, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, अनुष्ठा ऐश्वर्या दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्रियांशु सर सक्षम हम लोग समक्ष ट्राइंगल लॉ और ये सब जो पैरेललोग्राम लॉ है जिसमें भी रिजल्टेंट निकालना होता है, हर एक में ये वाला रिजल्टेंट फॉर्मूला निकालना होता है, जो दोनों का एडिशन होता है ना, एडिशन को ही रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये अच्छा, फॉर्मूला निकलेगा। ना 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 ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो आपको ऐसे बनाकर दिखानी होगी फिगर में, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, तो 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ अगर मैं जा रहा हूँ तो 40 किलोमीटर जो है वो वैल्यू जो है वो वैल्यू आप ऐसे निकाल, ओके सर। सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उनका एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आएगा, वो भी डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर बताइए। सर ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकला है इससे, हाँ तो जो अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें जिनकी डायरेक्शन अलग है एक दूसरे से, बिल्कुल अलग है। हाँ, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखिए क्या होगा कि मैं ये कहूंगा रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रहा है ये देखना है। तो मैंने कहा कि ये जो रिजल्टेंट है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है बीटा, तो डायरेक्शन निकलेगा tan बीटा करके, tan बीटा is equal to perpendicular upon base qn upon on, qn upon on, तो tan बीटा is equal to qn की वैल्यू डालो b sin थीटा और on की वैल्यू डालो, on की वैल्यू क्या है op प्लस pn, तो op कितना है a और pn कितना है b cos थीटा। ठीक है, ये और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप अभी जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उनको नोट करके रखिएगा। तो पेज नंबर 8 तक मैंने आपको भेजा था, पेज नंबर 8 के बाद में पेज नंबर 9 है और 9th पेज पर सिर्फ यहां तक कर रखा है
सिर्फ यहाँ तक कर रखा है, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स नोट कर रखे हैं मैंने, न्यूमेरिकल्स सिर्फ लिखे हुए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स में लिख कर तैयार रखना, उनका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको, तो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं वो आप लिख कर तैयार रखना, ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे न्यूमेरिकल्स लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े बोर्ड पर। ओके सर। ठीक है, तो वो मैं आपको चीज एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। आपको जितने नोट्स भेज रहा हूँ वो एज इट इज आप कॉपी करते चलें। अगर किसी के पास प्रिंट आउट लेने का ऑप्शन है तो चाहे आप प्रिंट आउट लें, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि लिखोगे तो एटलीस्ट चीज एक बार लिखी जाएगी हाथ से, तो थोड़ी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, समझ गए। और लिखते टाइम कोई चीज हमको नहीं समझ में आती तो हम उस पर निशान भी लगा लेते हैं और फिर पूछ लेते हैं क्लास में कि सर ये चीज बता दीजिए, ये हमको समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना मैं आगे के नोट्स आपको भेज दूंगा 11 बजे तक, वो आप नोट करके रखना परसों की क्लास से पहले। ठीक है, बाय सर। ओके ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।